चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का 9th लेक्चर। इससे पहले मिस्टेक से 9 लिखाया था एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर में, जो कि क्विज था। चलिए लेक्चर तो मेनली ये है अपना 9th लेक्चर, और इसमें हम लोगों को पढ़ना है बोर के एटॉमिक मॉडल के बारे में। इससे पहले हम लोग बहुत कुछ पढ़ लिए हैं, डॉल्टन के एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल। अब हम लोग देखते हैं ये बोर साहब क्या बोल के गए थे। बोर्ड का नाम ही सिर्फ बोर्डिंग है, काम बड़ी इंटरेस्टिंग करके गए हैं। देखते हैं क्या क्या इंटरेस्टिंग काम किए हैं बोर्ड साहब। ये रहे हैं बोर्ड साहब, वाह वाह वाह, क्या लुक है, बड़ी हैंडसम लग रहे हैं। क्या कह रहे हैं, इन एटॉमिक फिजिक्स मतलब एटॉमिक फिजिक्स के दुनिया में, मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर के दुनिया में, बोर मॉडल या फिर रदरफोर्ड बोर मॉडल, इसको दो नाम से जानते हैं। बोर एटॉमिक मॉडल को बोर मॉडल भी कहते हैं और रदरफोर्ड बोर एटॉमिक मॉडल भी कहते हैं। काहे कि इसको बोर साहब और रदरफोर्ड साहब दोनों मिल करके किए थे, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट है, ये खोज किए थे। वो क्या किए थे, द बोर मॉडल एंड और रदरफोर्ड बोर मॉडल प्रेजेंटेड बाय नील बोर, मतलब ये बोर इनका पूरा नाम है, और अर्नेस्ट रदरफोर्ड, मतलब दोनों लोग मिल करके इसको प्रेजेंट किए। कब? 1913 में। 1913 में, इसको याद रख लीजिएगा, ये हाईलाइटेड पॉइंट 1913 में। ओके, तो क्या कह रहे हैं, इट मतलब इज अ सिस्टम कंसिस्टिंग अ स्मॉल डेंस न्यूक्लियस सराउंडेड बाय ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स। बस वही कह रहा है यहाँ पे। ये जो स्मॉल और डेंस कहने का मतलब, देखिए अपना जो न्यूक्लियस होता है छोटा सा होता है और उसका डेंसिटी हाई होता है। हाई डेंसिटी वाले न्यूक्लियस के तरफ चारों तरफ से सराउंडेड इलेक्ट्रॉन, ये कुछ ऐसा ही बताए थे, ठीक है। ये भी कुछ ऐसा ही बताए, इलेक्ट्रॉन सिमिलर टू द स्ट्रक्चर ऑफ द सोलर सिस्टम। जैसे कि सौरमंडल में सूर्य के चारों तरफ ग्रह घूम रहा होता है ना, सौरमंडल में सन के चारों तरफ, सन के चारों तरफ ये क्या कहते हैं, प्लैनेट्स क्या करते हैं, चक्कर लगा रहे होते हैं। सेम टू सेम वैसे ही यहाँ पे अपना एटम का स्ट्रक्चर है। ये नील बोर साहब का है। नील बोर साहब क्या कहें, नील बोर साहब का है सेम टू सेम जैसा अपना सोलर सिस्टम है, यानी कि सौर मंडल है, और वैसा ही यहाँ पे एटम का स्ट्रक्चर है। बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ऐसा बताएं। फिर कहते हैं बट, लेकिन with attraction provided by the electrostatic force in the place of gravity। इसमें क्या होता है, ये सन वाला में और चारों तरफ जो प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, यहाँ पे ग्रेविटी होते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल होते हैं। जबकि यहाँ पर में अपना एटम में, यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल के जगह पे कौन सा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, मतलब मतलब चार्जेस के बीच का फोर्स, ठीक है। कहाँ पे, ग्रेविटी की जगह पे यहाँ पर अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। ओके जी। उसके बाद कहता है आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी, बहुत लंबा सफ़र करने के बाद, मतलब ये एटॉमिक फिजिक्स का दुनिया बहुत लंबा सफ़र किया ना भाई। पे क्या, डॉल्टन आए कुछ बता के गए, फिर रदरफोर्ड आए कुछ बता के गए, फिर रदरफोर्ड ये मतलब बहुत ज़्यादा और भी कौन कौन आए, सारे लोग करने के बाद ये क्या हुआ, रदरफोर्ड और बोर्ड क्या किए, एक प्रेजेंट किए सक्सेसफुल मॉडल ऑफ एटम, जो कि दुनिया को लगा हाँ ये सक्सेसफुल है, जिसको अभी हम लोग अभी भी मान रहे हैं, ठीक है। उसको नाम दिया गया रदरफोर्ड बोर मॉडल, या फिर इसको जस्ट हम मतलब कह सकते हैं सिंपल भाषा में कि बोर मॉडल है, शॉर्टली कहते हैं। काहे कि बोर का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था। कब? 1913 में। 1913 में, इसको याद रखने का कब हुआ ये, 1913 में। 1913 में, ठीक है, इसको अपना हाईलाइट कर लिया। चलिए आगे देखते हैं अपन। ये अपना बोर साहब ये सारा कुछ, ये अपना बोर के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन किया हम लोग बोर एटॉमिक मॉडल का, ठीक है। ये कब हुआ? 1913 में। मेनली याद क्या क्या रखना है, तो मेनली अपन को याद रखना है ये हुआ 1913 में। किनके किनके द्वारा किया गया था, नील बोर और रदरफोर्ड दोनों मिलके इसको किए थे। ये दोनों दोनों मिल करके इसको किए थे, इसको ऐसे याद रखना है। और उसके बाद क्या है, ये इसको तो ये तो सबको पता है, ये मतलब किसके तरह होता है, सोलर सिस्टम के तरह है। सोलर सिस्टम के तरह अपना ये जो है अपना एटम का स्ट्रक्चर ये बता के गए। लेकिन हाँ, सोलर सिस्टम के तरह पे वहाँ पे तो ग्रेविटी थोड़े ना होगा। सोलर सिस्टम में तो सब जगह ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण सब जगह थोड़े आ जाएगा। यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण है सोलर सिस्टम की तरह है, लेकिन यहाँ पे ग्रेविटी की जगह पे कौन सा है फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, अपोजिट चार्जेस या सिमिलर चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब आवेशों के बीच में जो फोर्स काम करता है उसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है। तो कह रहा है आफ्टर लॉन्ग जर्नी, मतलब मेनली क्या क्या चीज़ हम लोग को याद रखना है। 1913 में ये मतलब ये क्या कहते हैं, बोर एटॉमिक मॉडल पब्लिश किया गया। किनके किनके द्वारा किया गया था मेहनत इसमें, तो नील बोर और रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। और ये मतलब फिर बताएं क्या फाइनली कैसा स्ट्रक्चर है, सोलर सिस्टम की तरह है। और उसके बाद क्या कहें, यहाँ पे ग्रेविटी काम नहीं करता, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है, ये बताएं।
बस ये चीज, ये तीन चार चीज याद रखना है। अच्छा हाँ, इनका दो नाम है, मतलब इस थ्योरी का, एक बोर मॉडल और रदरफोर्ड बोर मॉडल, ये भी याद रखने का चीज़ है। ये मेनली पॉइंट है। आगे देखते हैं क्या कहता है। बोर एटॉमिक मॉडल पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स मतलब बोर एटॉमिक मॉडल में क्या क्या स्टेटमेंट कहा गया, क्या क्या बोला गया, देखते हैं क्या क्या बोला गया। कहता है एन एटम कंसिस्ट पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। ये जो अपना एटम है ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस को कंसिस्ट करता है, रखता है। ये तो सबको पता है, क्या है कि न्यूक्लियस पे कौन कौन सा चीज होता है। न्यूक्लियस पे होता है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन तो उदासीन होते हैं, उस पर तो कोई चार्ज ही नहीं होता। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं। मतलब न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज, न्यूक्लियस पे अपना पॉजिटिव चार्ज, ये पता चला। ये हम लोगों को पता चला। और ये गंदा नहीं करने का, हाँ ये पता चला अपन को कि जो यहाँ पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस पे। तो ये तो बचपन से ही पता है, मतलब बचपन से क्या, कुछ दिन पहले से ही पता है, जब खोज किए थे रदरफोर्ड साहब और डॉल्टन साहब का जब थ्योरी पढ़े थे वही टाइम पता चल गया था। तो कह रहे हैं एन एटम कंसिस्ट पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। ये तो पता है कि न्यूक्लियस जो है, यानी कि केंद्रक जो है किसी एटम का, वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो क्या कहते हैं, इट्स सेंटर विथ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। मतलब ये जो सेंटर की तरह काम करता है न्यूक्लियस, और उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। जैसे कि आपको इस फिगर में दिख रहा, वह 3D फिगर टाइप बन दिया हुआ है यहाँ पे, 3D फिगर इसमें एकदम गौर से दिख रहा है। ओके, इसके बाद क्या कह रहा है, इन द सर्कुलर ऑर्बिट। लेकिन ये जो घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, मतलब चारों तरफ, ऐसा थोड़े ना है कि मतलब यहाँ न्यूक्लियस है और यहाँ पे ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। ऑर्बिट तो है लेकिन सर्कुलर है, ठीक है, ऐसे घूम रहा है। ये क्या बोर्ड कहे थे, एकदम गौर से देखते जाइए। एंड द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, यहाँ जो सेंट्रीपिटल फोर्स के, मतलब यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है। व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स कहने का मतलब, ये जो अपना कोई सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ के चारों तरफ कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इसके और इसके बीच में जब जा रहा होगा, इसके घूमने के वजह से जो फोर्स लग रहा होगा, इसको कहते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा किसके द्वारा दिया जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ, मतलब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा उसके द्वारा दिया जाएगा। कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स दिया जाएगा किसके द्वारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे आप देखे होंगे, यहाँ पे आप एक रस्सी ले लीजिए और यहाँ पर मैं खड़ा कर दीजिए प्रिंस को, ठीक है, ये प्रिंस का था, मतलब खड़ा है यहाँ पे, ठीक है। इस रस्सी में क्या किए हैं, यहाँ पे एक हम बांध दिए हैं, क्या मान लीजिए कुछ वजन का कोई भी चीज़ बांध दिया है। मान लीजिए वजन का एक गिट्टी बांध दी है, ठीक है, इस रस्सी में। अब बोल रहे हैं प्रिंस को घुमाओ। देखिए जब इसको घुमाना चालू करेगा ना, प्रिंस घुमाना चालू करेगा, तो इसके हाथ पे फोर्स लगेगा रस्सी के द्वारा। जब घुमाएगा तो रस्सी के द्वारा हाथ पे इसके जो फोर्स लगेगा, ये इसका सेंट्रीपिटल फोर्स हुआ, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स घुमाने के बाद जब गोल गोल घुमाना लगा, स्पीड में छोड़, देखते होगा सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे पता चलेगा, ये बताते हैं। स्पीड में घुमाते जाओ, घुमाते जाओ, घुमाते जाओ, रस्सी को छोड़ दो, देखो कितना दूर तक जाता है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स के वजह से हुआ। सेंट्रीपिटल फोर्स आपके हाथ पे लग रहा था, उसको छोड़े डायरेक्ट, ये सेंट्रीपिटल फोर्स रस्सी को दिया, रस्सी गिट्टी को दिया और वो उधर मोशन कर दिया, ठीक है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स के वजह से हुआ, ठीक है। और वहाँ पे हम ये चीज़ समझिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इस इनमें क्यों आता है, इस एटम में सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों आता है, कहें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है यहाँ पे, किसके किसके बीच का, इलेक्ट्रॉन और क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है, जिसके वजह से। ये पॉइंट भी अपना क्लियर। इसमें क्या कर रहे हैं, बोर एटॉमिक मॉडल के फर्स्ट पोस्टुलेट में मेनली हम लोग क्या क्या जाने, मेनली हम लोग जाने कि अपना न्यूक्लियस जो होता है कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। ओके, ये अपना पॉजिटिवली चार्ज होता है। ओके, उसके बाद क्या रहे हैं, ये अपना पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। और उसके बाद है इसमें कह क्या रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है इलेक्ट्रॉन, ये बताएं। उसके बाद क्या कह रहे हैं फर्स्ट पॉइंट में, ये जो है सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं। उसके बाद क्या कह रहे हैं, इसमें एक रिक्वायर्ड, इसमें जरूरी होता है क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। बस इतना ही जाने, ठीक है। ये 4-5 पॉइंट चीज जाने। उसके बाद देखते हैं अपन नेक्स्ट पोस्टुलेट्स में क्या कह रहे हैं, मतलब नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट में ये अपना सर जी जो है, द बोर सर, ये क्या कहें, गौर से देखिए, कुछ डरावना सा लग रहा है। क्या कह रहे हैं, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ये कौन सा नया बात कह दिए, तो सबको पता है भाई, कितना दिन से पता है हमको। इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव कर रहा है, लेकिन ओनली इन दोज ऑर्बिट, लेकिन केवल और केवल उसी ऑर्बिट में जहां एंगुलर मोमेंटम जो है ना क्वांटाइज्ड है, दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई।
मतलब h/2 पाई के इंटीजर मल्टीपल में है, मतलब कि h/2 पाई है, h/2 पाई इसके n मल्टीपल में है, और n का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ इंटीजर है। मतलब n का वैल्यू ऐसा नहीं है कि 2.5 हो जाए, डेसिमल पॉइंट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर हो सकता है, इंटीजर पूर्णांक वैल्यू हो सकता है। तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 के फॉर्म में होना चाहिए। वो क्या? एंगुलर मोमेंटम, उसका एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम ये क्या चीज़, नया चीज़ आ गया भाई। तो देखिए इस क्या चीज़ है, गौर से देखिए, ये क्या चीज़ है, गौर से देखिए, ये क्वेश्चन आना वाजिब है। एंगुलर मोमेंटम क्या है? एंगुलर मोमेंटम वैसे मोमेंटम को कहते हैं जो रोटेशनल मोमेंटम होते हैं। रोटेशनल मोमेंटम को हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। ये रोटेशनल मोमेंटम को एंगुलर मोमेंटम कह रहे हैं। रोटेशनल मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम हम करते करते जा रहे हैं, लेकिन मोमेंटम क्या है भाई? व्हाट इज मोमेंटम? भाई मोमेंटम मतलब हम लोग मोमेंटम मेनली जानेंगे लीनियर मोमेंटम से। लीनियर मोमेंटम को अच्छा, मोमेंटम का हिंदी, शुद्ध हिंदी संवेग होता है। संवेग के बारे में क्या जानने थे, जरा कोई बता सकते हैं क्या? संवेग के बारे में 9th में भी पढ़े हैं, किन्हीं को कुछ पता है तो बोलिए। विकास, प्रिंस, तहसीन, नीरज, संवेग के बारे में किन्हीं को कुछ पता है? हाँ या ना बोलिए, हाँ या ना। विकास पता है क्या? ना। ओके। हाँ जी, कहिए संवेग के बारे में, संवेग के बारे में बोलिए नीरज। बिल्कुल गलत चीज़। संवेग या वेग में परिवर्तन के दर को हम लोग कुछ पढ़े थे ऐसा। और संवेग को जनरली हम लोग जानते हैं, संवेग जो होता है ना, इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द सिस्टम मास। जब किसी ऑब्जेक्ट के संवेग के बारे में बात कर रहे हैं ना, कोई मास इसका जिसका m है, इसका अगर संवेग का बात कर रहे हैं ना, तो इसको हम संवेग को तो p से सूचित करते हैं, और ये होता है मास और जिस वेलोसिटी से जा रहा है उसका गुणनफल। वही कह रहा है, ये जो है तो प्रोडक्ट होता है, गुणनफल होता है किसका? उसके मास का और उसके वेलोसिटी का। m इंटू वी को संवेग कहते हैं। और ये वेक्टर होते हैं, क्या है कि यहाँ वेलोसिटी वेक्टर है, इसीलिए ये वेक्टर होते हैं, ठीक है। तो यही है लीनियर मोमेंटम, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं हम लोग p से, ठीक है। और उसका क्या था? लीनियर मोमेंटम एक्सप्रेस एज p से एक्सप्रेस करते हैं, और वो किसके बराबर होता है? mv के बराबर होता है, mv के बराबर होता है। तो यही जो लीनियर मोमेंटम जो है ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है किसी मास का, वो जब सीधे डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है तो उसके पास लीनियर मोमेंटम होता है, जब सीधे डायरेक्शन में एक लाइन में मूव कर रहा होता है तो। लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर ऑर्बिट पे मूव कर रहा होता है, गोल गोल घूम रहा होता है, गोल गोल घूम रहा होता है, गोल गोल घूम रहा होता है, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखिए गोल गोल घूम रहा है। मतलब अपना ये जो न्यूक्लियस के चारों तरफ तो गोल गोल ही घूमता है ना इलेक्ट्रॉन, ये गोल गोल ही घूमता है ना इलेक्ट्रॉन, अपना जो इलेक्ट्रॉन है गोल गोल ही तो घूमता है। ये गोल गोल घूमने के वजह से इसमें एंगुलर मोमेंटम आएगा, कोणीय संवेग आएगा। रेखीय संवेग सीधा जाता है इलेक्ट्रॉन तब तो, लेकिन यहाँ तो गोल गोल घूम रहा है, इसलिए इसके पास कोणीय संवेग आया। तो यही कह रहा है, अपना यहाँ जो कोणीय संवेग होगा ना, वो किसके बराबर होना चाहिए? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ एक एक क्वेश्चन हम लोग डिराइव करेंगे, मतलब ये एंगुलर मोमेंटम। ये पेन आई थिंक सटीक नहीं। एंगुलर मोमेंटम जो है किसके बराबर होना चाहिए? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई के बराबर। तो एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है? एंगुलर मोमेंटम होता है mv। ये तो अथी हो गया अपना लेनियर मोमेंटम, लेकिन जब इसमें r से गुना कर देते तो ये एंगुलर मोमेंटम हो जाता है। याद रखिएगा, जब हम लोग लेनियर मोमेंटम में r से मल्टीप्लाई कर देते हैं तब वो हो जाता है अपना एंगुलर मोमेंटम। ये किसके बराबर होना चाहिए? nh/2 पाई के बराबर होना चाहिए, nh/2 पाई के बराबर होना चाहिए। आर रेडियस है, जैसे ये अपना न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच के दूरी को हम लोग आर कह रहे हैं, ठीक है। ये ठीक विकास। हाँ, तो ये अपना एक ये क्वेश्चन हो गया, मतलब अपना ये क्वेश्चन मान लो पहला ही क्वेश्चन, लेकिन एक ही क्वेश्चन लोग डिराइव नहीं किए। पुराना जी की तरफ पीछे से चले तो इस पीछे वाले लाइन में क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होना चाहिए, कह रहा है ना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, और कैसे बराबर होगा, इस इक्वेशन का भी डेरिवेशन हम इस पेज पे करेंगे। गौर से देखिए, ऐसे इस पेज पे भी तो बहुत सारा गंदा है। चलिए इस पेज पे ही करेंगे, किधर करे जरा सा सफाई करें, सफाई अभियान चालू। चलिए यहाँ पे हम करते हैं, गौर से देखिए। तो कह रहा है यह सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है k q1 q2 अपॉन r के बराबर होता है, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, आर नहीं आर स्क्वायर, आर तो अपना पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है। k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये किसके बराबर होना चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होना चाहिए। और सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होता है भैया? तो सेंट्रीपिटल फोर्स अभी दिमाग में एकदम सटीक बैठा लीजिए, और आगे हम देखेंगे यही क्यों होता है, अभी दिमाग में बैठा लीजिए। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है ना अपना, mv स्क्वायर बाई आर के बराबर होता है, mv स्क्वायर बाई आर के बराबर।
मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से जा रहा है उसका और उसके इसके इलेक्ट्रॉन के मास का और इसके रेडियस का रिलेशन है, ठीक है। मतलब कोई इलेक्ट्रॉन है इसके चारों तरफ जा रहा है, इसका मतलब मास m है, इस m मास का इसका वेलोसिटी v है, तो इस m इंटू वी स्क्वायर अब बटम r, मतलब यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी, इसके साथ रिलेशन है। ये अपना सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो याद रखिएगा सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, फोर्स जो होता है अपना किसके बराबर होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर होता है। इसको एकदम अच्छे से याद रखने का। और ये अपना एक इक्वेशन आ गया, ठीक है। इसको हम लोग बहुत यूज़ करेंगे जिस जिसको हम इक्वेशन नंबर मान रहे हैं। जैसे कि अगले वाले को कौन सा इक्वेशन माने थे हम, इक्वेशन 1 माने थे ना, इसको इक्वेशन 2 मानिए, ठीक है। इस दोनों इक्वेशन का हम लोग बहुत यूज़ करने वाले हैं, इक्वेशन 2 और ये अपना इक्वेशन 1 जो है, ये जो अपना इक्वेशन 1 है, दोनों का बहुत यूज़ करेंगे। एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। कैसे आया देख रहे हैं ना, डिराइव किए हम लोग। मतलब ये जो अपना पॉइंट कहे है ना, मतलब बोर्ड साहब जो पॉइंट कहे ना उनके आधार पर हम लोग इक्वेशन लिख लिए। बोर्ड कहे सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होना चाहिए, तो हम लोग कर दिए। सेंट्रीपिटल फोर्स तो भाई जानते हैं हम, एम बी स्क्वायर बाई आर होता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी जानते हैं कि Q1 Q2 अपॉन आर होता है। दोनों को बराबर कर दिए, यहाँ से एक इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन बोर्ड साहब कहे हैं कि अपना एंगुलर मोमेंटम जो होता है ना, एंगुलर मोमेंटम वो जो होता है क्वांटाइज्ड होता है, और वो किसके बराबर होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन एच बाई एन बाई, मतलब 2 पाई के बराबर होता है, एच बाई 2 पाई के बराबर होता है। मतलब ये तो हमको पता है एंगुलर मोमेंटम एम्पियर होता है, और ये अपना एन इंटू एच बाई 2 पाई के बराबर रहता है। एन अपना इंटीजर है, एन को इंटीजर मान लिए हैं, और अपना आराम से एक इक्वेशन लिख दिए, एन एच बाई 2 पाई, एन एच बाई 2 पाई के बराबर, या एन जो है इंटीजर होना चाहिए, ये बताना होगा तब होगा। मतलब अपना इक्वेशन क्या हुआ गया, एम भी आर, ये किसके बराबर, एन एच बाई 2 पाई, ये क्वेश्चन है अपना। लेकिन एन क्या, एन यहाँ क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। क्लियर, ये अपना पेज क्लियर हो गया। 2 पॉइंट बोर्ड साहब क्या बताए कैसे बताए सारा कुछ क्लियर। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं क्या है भाई। तीसरा पॉइंट गौर से देखेंगे हम लोग, क्या रहा भाई, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। वो हमेशा कांस्टेंट होते हैं, लेकिन कब तक भाई, एज लॉन्ग एज इट रिमेन्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, जब तक वो एक ऑर्बिट में रहते हैं तब तक उसका एनर्जी कांस्टेंट होता है। जैसे कि मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, जब तक ये फर्स्ट ऑर्बिट में है तब तक इसका एनर्जी फिक्स रहेगा, जो एनर्जी है वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन जब ये अपना ऑर्बिट चेंज किया, पहले ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में गया, दूसरे ऑर्बिट से तीसरे ऑर्बिट में गया, तो भाई चेंज करेगा, चेंज किया तो उसका एनर्जी भी चेंज होगा। कहने का मतलब यदि आप एक घर में स्टे करते हैं तो आपके पास ना फिक्स एनर्जी रहेगा, उससे एनर्जी नहीं बढ़ेगा ना ही घटेगा। लेकिन अब जब ये घर चेंज कर रहे हैं तो स्टेमिना मतलब आपका एनर्जी चेंज होगा। यही कहने का यहाँ पे मतलब हो रहा है ये इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिट के टर्म में। मतलब इलेक्ट्रॉन जब तक वो अपने घर में है, मतलब अपने ऑर्बिट में है, तब तक उसका एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। जब ये वो अपने घर से दूसरे घर में गया, मतलब जब ये वो अपने कक्षा से दूसरे कक्षा में गया, जब ये वो अपने ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में गया, तब उसका क्या चेंज होगा, एनर्जी चेंज होगा, ठीक है। तो ये मेनली हम लोग यहाँ पे क्या क्या ध्यान में रखेंगे, मेनली ध्यान में रखेंगे ये रिमेंस कांस्टेंट होता है, क्या चीज़, एनर्जी। किसी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कांस्टेंट होता है कब तक, जब तक वो पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहता है, जब तक वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट मतलब किसी एक फिक्स ऑर्बिट में, किसी एक कक्षा में, जिस कक्षा में वो है उसी कक्षा में रहता है, तब तक उसका एनर्जी सेम रहता है, ठीक है। उसका क्या कह रहा, सिंस सिंस इट इज इट्स एनर्जी इज कांस्टेंट, क्योंकि इसका एनर्जी कांस्टेंट है किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में। इस ऑर्बिट्स को क्या कहते हैं हम लोग, स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। मतलब इसको स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं किसको, मतलब क्योंकि किसी ऑर्बिट में किसी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कांस्टेंट होता है, मतलब किसी एक कक्षा में जब तक एक इलेक्ट्रॉन है तब तक उसका एनर्जी कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग कहते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है। तो सेम टू सेम देख रहे हैं, यहाँ पे एक ग्राफ बना हुआ दिख रहा है, मतलब ये न्यूक्लियस से तो दिख रहा है, सबको समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट है ये भी समझ में आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ये भी समझ में आ रहा है। ये फिगर क्या है भाई, तो फिगर देखते हैं, फिगर में क्या कह रहा है, ये कह रहा है जब तक ये पहला ऑर्बिट में तब तक इसका एनर्जी कांस्टेंट होगा, ऐसे ही। फिर दूसरा ऑर्बिट में जाएगा, दूसरा ऑर्बिट में भी एनर्जी कांस्टेंट होगा। देखो यहाँ से यहाँ तक दूसरा ऑर्बिट है तब तक कांस्टेंट है, फिर यहाँ से यहाँ तक तीसरा ऑर्बिट है तब कांस्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक चौथा ऑर्बिट है तो कांस्टेंट है। लेकिन अगर हम तीसरे ऑर्बिट पर से कूद रहे हैं दूसरे ऑर्बिट में, तो इसका एनर्जी घट जाएगा। वो हम लोग अगले स्टेटमेंट में देखेंगे। तो इसमें मेनली हम लोग क्या क्या देखें, हम लोग देखें यदि किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और किसी एक फिक्स ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे हैं, तो जब तक वो उस ऑर्बिट में है तब तक उसका एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, अचर रहेगा, चेंज नहीं होगा,
ठीक है, तब तक उस इलेक्ट्रॉन मतलब उस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का एनर्जी चेंज नहीं होगा। दैट्स इट, अपना ये पॉइंट भी क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या कह रहे हैं गौर साहब। बोल गया व्हेन इट मूव, व्हेन इट मूव व्हाट मूव, जब इलेक्ट्रॉन जो है मूव करता है हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में, मतलब बाहरी कक्षा से, कहने का मतलब यदि इसके चारों तरफ अपना ऐसे बना रहा हूं, मैं ऐसे बना रहा हूं और यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन है और ये ऊपर वाला कक्षा में हो गया ना, मान लीजिए N1 N2 N3, मतलब बाहर वाला कक्षा से अगर अंदर वाला कक्षा में जा रहा है, मतलब कि हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जा रहा है। क्या मतलब कि हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जा रहा है तो क्या होगा, व्हेन इट मूव फ्रॉम हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट, नहीं यहाँ पे कुछ छोटा हुआ है, इट लूज एनर्जी, इट लूज एनर्जी व्हेन इट मूव फ्रॉम, मतलब यहाँ पे अगर हम बाहरी ऑर्बिट से अंदर वाले ऑर्बिट में आएंगे ना तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी लूज करेगा। ठीक है, एनर्जी अपना इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी लूज करेगा। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं द इलेक्ट्रॉन लूजेज लूजेज एनर्जी, छोटा हुआ ये, द इलेक्ट्रॉन लूजेज एनर्जी व्हेन, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनर्जी को लूज करता है, मतलब एनर्जी को खो देता है अपने में से, एनर्जी को कम कर लेता है। कब, जब वो बाहरी कक्षा से अंदर वाले कक्षा में घुसता है। ठीक है, बाहरी कक्षा से अंदर वाले कक्षा में जंप करता है, बाहरी कक्षा से अंदर वाले कक्षा में कूदता है। ठीक है, तब वो अपना एनर्जी को लूज कर देता है। मतलब कि अगर किसी थी को इलेक्ट्रॉन को अपना एनर्जी कम करना है तो उसके लिए क्या करेगा, वो बाहरी कक्षा से अंदर वाली कक्षा में कूद जाएगा, तो उसका एनर्जी कम हो जाएगा, ये याद रखने का। उसके बाद कह रहा है बट, लेकिन इट गेन्स एनर्जी, लेकिन ये एनर्जी गेन भी करता है, लेकिन कब, जब लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाता है, मतलब अंदर वाले कक्षा से कोई इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में जाता है। ठीक है, अंदर वाले कक्षा से बाहरी, जैसे यहाँ देख रहे हो ये इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है अंदर वाले कक्षा में, अंदर वाले कक्षा में अगर फोटो मतलब ये कर रहा है, फॉल कर रहा है, मतलब अंदर वाले कक्षा में कूद रहा है बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, बताइए बताइए बताइए। बाहरी कक्षा से अगर अंदर कक्षा में आ रहा तो क्या होगा, एनर्जी को लूज करेगा, एनर्जी को निकालेगा। तो देखो फोटोन इमिटेड, एनर्जी निकल रहा है भाई, एनर्जी निकल रहा है। मतलब जब बाहरी कक्षा से किसी इलेक्ट्रॉन को अंदर वाली कक्षा में कुदाते हैं तो फोटोन इमिट करता है, फोटोन निकलता है, एनर्जी निकलता है। ओके, लेकिन जब हम अंदर वाले कक्षा से बाहरी कक्षा में भी अति करते हैं, इलेक्ट्रॉन को जंप करवाते हैं, तो एनर्जी को गेन करता है, एनर्जी को पा लेता है, कुछ एनर्जी उसमें आ जाता है। मतलब अंदर वाला कक्षा से बाहरी कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन को फेंकते हैं, एनर्जी पा लेता है। मतलब यदि किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी पाना है, मतलब यदि आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपके घर को छोड़ के जाना होगा। ठीक है, मतलब आपके कक्षा को चेंज करना होगा, आपके ऑर्बिट को चेंज करना होगा। ठीक है, मतलब यदि एनर्जी को पाना है किसी इलेक्ट्रॉन को, एनर्जी ज़्यादा करना है किसी इलेक्ट्रॉन को, तो आप अपने अपनी कक्षा से उसके बाहरी कक्षा की ओर जाना पड़ेगा, जिस कक्षा में है उससे बाहरी कक्षा की ओर जाना पड़ेगा। तो एनर्जी क्या होगा, ऑब्जर्व करेगा। देखो फोटोन ऑब्जर्व, मतलब उसके पास एनर्जी बढ़ गया। ठीक है, एनर्जी बढ़ गया। ओके, हाँ जी कहिए, कोई डाउट कहाँ पे। ओके, हम देख लेते हैं उसको। अभी ये सुनिए, ठीक है, जो बोल रहे हैं उसको सुनते जाइए, आगे आगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़े हैं, इलेक्ट्रॉन यदि यदि लूज करता है, मतलब क्या करता है, लूज करता है एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लूज करता है जब ये क्या करता है, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जाता है, मतलब बाहरी कक्षा से अंदर वाले कक्षा में इलेक्ट्रॉन जा रहा होता है। लेकिन ये एनर्जी को पा लेता है, कब एनर्जी को पा लेता है, एनर्जी को पाता है कब, एनर्जी को पाता है कब, बताओ बताओ बताओ, जब इलेक्ट्रॉन अंदर वाले कक्षा से बाहरी कक्षा में जाता है तब। इतना दिमाग में रखिए, आगे ग्राफ समझाएंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्या कह रहा है, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज इन डायरेक्शन अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। यदि हम मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं पे है किसी कक्षा में, यदि किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है और उसको हम बाहरी कक्षा की ओर ले जा रहे हैं, बाहरी कक्षा की ओर ले जा रहे हैं, तो क्या होगा, एनर्जी इंक्रीज करेगा। तो वही तो हम बताए हैं, यदि किसी इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज करना है एनर्जी, उसको बाहरी कक्षा की तरफ जाना पड़ेगा, मतलब घर से दूर जाना पड़ेगा। तो देख रहे हो यहाँ पे ये अपना एनर्जी है फर्स्ट ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट से जब सेकेंड ऑर्बिट में गया तो एनर्जी बढ़ गया। ये अपना एनर्जी का ग्राफ है,
जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एनर्जी इंक्रीज कर रहा होगा, ठीक है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एनर्जी अपना इंक्रीज करेगा। तो देखो फर्स्ट ऑर्बिट में कुछ इतना एनर्जी है, इससे ऊपर गए तो एनर्जी इंक्रीज हो गया, इससे ऊपर गए तो और एनर्जी इंक्रीज हुआ, इससे ऊपर गए और एनर्जी इंक्रीज हुआ। मतलब क्या समझ में आया? मतलब यही समझ में आया, किसी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। कब? जब हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे। और न्यूक्लियस से दूर, न्यूक्लियस यहाँ है, न्यूक्लियस अगर दूर जाना है, न्यूक्लियस से दूर जाना है तो ऑर्बिट से तो बाहर जाना होगा, मतलब अंदर वाले ऑर्बिट से बाहरी ऑर्बिट की तरफ जाना होगा। तो कहने का, सब कुछ का कहने का यही मतलब है, यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी वृद्धि करना चाह, मतलब एनर्जी बढ़ाना चाहता है, तो उसको अंदर वाले कक्षा से बाहरी कक्षा की तरफ जाना होगा। इज इट ओके? इज इट क्लियर? जितना हम समझाए सारा कुछ अच्छे से समझ में आया क्या, जितना हम समझाएं? ओके ओके जी, क्लियर। आज क्लास यहीं पे ऑफ करते हैं। एंड डाउट पूछते हैं कुछ देर में आप लोगों से, क्या क्या डाउट है।